आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है उस वक्त बनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाती है, ना ही कोई पार्टनरशिप फर्म बनाती है, ना ही कोई कंपनी बनाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फर्म केवल एंड केवल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पर ही बनाया जाता है। जैसे कि कोई क्लब हो सकता है, कल्चरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, या कोई भी किसी तरीके का ट्रस्ट हो सकता है। ये जितनी इस तरीके की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट कराया था। इससे ये आज की जो वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो में जो कि लेक्चर 2 था हमारा, वहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का अगर हम नेचर की बात करें तो वो रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में केवल हम कैश और बैंक से रिलेटेड रिसिप्ट और पेमेंट को ही कंसीडर करते हैं। तो अब चूंकि वो असेट्स होते हैं, असेट्स हमेशा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसका नेचर भी रियल है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, एक रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और एक कैपिटल नेचर की। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी दो नेचर के होते हैं, एक कैपिटल नेचर्स के और एक रेवेन्यू नेचर्स के। डिफरेंस ये है जब आप आगे बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ और बैलेंस शीट की तरफ आगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट में बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट पहला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दूसरा, बैलेंस शीट तीसरा। और इनका बेस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को सीखने के लिए आप इसकी प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। वहां आपको समझ में आएगा कि जो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट किए जाते हैं, और जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हैं उनको बैलेंस शीट में ट्रीट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। इससे रिलेटेड मैं कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बता दूं। नंबर 1 पॉइंट है कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मोटिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे निकाला जाता है प्रॉफिट या लॉस। अब चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी का वेलफेयर है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही रिप्लिका है, मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 11th में बनाते थे लगभग वैसे ही बनेगा, बट इसमें नेट प्रॉफिट की जगह निकलेगा सरप्लस और नेट लॉसेस की जगह निकलेगा डेफिसिट। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर बताइए, नेचर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। जब आपने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी होगी गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बनाते वक्त, तो आपने सीखा होगा कि भाई एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको बताया गया था कि ऑल इनकम और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो सब किसके अंदर काउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब चूंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की ही बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसका नेचर भी जो है वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हमने जब 11th क्लास में अकाउंट पढ़ा था तो चैप्टर 4 के अंदर आपको बताया गया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वहां बताया गया था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि जिस पर्टिकुलर ईयर में आप कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं या कोई भी अकाउंट बना रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर से ही रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, और उसमें अगर कोई अगले साल से रिलेटेड रेफरेंशियल वैल्यू दे रखी है जो आपको एडवांस में रिसीव्ड हुई है या आपने कुछ एडवांस में पे किया हुआ है, प्रीपेड किया हुआ है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। मतलब मेरा ये है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस को अप्लाई करते हैं और उस पर्टिकुलर ईयर से ही रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, चाहे वो आपको रिसीव्ड हुई हो या ना हुई हो, और अपोजिट चाहे आपने उसको सेटल्ड किया हो एक्सपेंसेस के तौर पे या ना किया हो। मान लो फॉर एग्जांपल, तो सिंपल वर्डों में बता रहा हूं मैं आपको, मान लो आपने इस साल अपने 10 एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है जो कि 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपीज बनती है, लेकिन आप इस साल सैलरी देते हैं केवल 80,000, 20,000 आप नहीं दे पाए, तो हम अपने एक्सपेंडिचर की तरफ पूरा 1 लाख रुपए दिखाएंगे, ना कि 80,000, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो जेन्युइन एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो दिखाओ। तो एक्चुअल तो हमारा बच्चों 1 लाख ही है ना, हमने दिया 80,000 है, चलो वो सेटल्ड है वो भी दिखाएंगे, और जो अनसेटल्ड है ना 20,000 उसको भी दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आता, इसमें ना कोई क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर, केवल सरप्लस और डेफिसिट इसमें हम निकालते हैं, और सरप्लस और डेफिसिट जो भी निकलेगा
उसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ प्लस माइनस करते हैं। अगर सरप्लस निकलता है इसमें तो उसको जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे लाइबिलिटी की तरफ, जब आप जर्नल फंड या कैपिटल फंड लिखेंगे उसमें प्लस करेंगे, और मान लीजिए कि डेफिसिट निकलता है तो उसको डिडक्ट कर देंगे कैपिटल फंड के साथ। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप देख सकते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, किस टाइम के लिए बना रहे हैं वो क्वेश्चंस में गिवन होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि इनकम जो है रेवेन्यू नेचर होता है, तो रेवेन्यू नेचर मतलब जब भी कोई इनकम या रेवेन्यू होता है तो वो क्रेडिट की तरफ आता है, तो हमेशा अकाउंट का जो राइट साइड है वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए इनकम को हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। अब एक्सपेंडिचर है तो एज पर रूल जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब हमारे जो हैं डेबिट साइड में आते हैं एज पर रूल, तो इसीलिए हमने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको डेबिट साइड में दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि एक्रूअल बेसिस काम कर रहा है, मान लीजिए कि सैलरी है, सैलरी हमें जो भी रिसीव्ड हुई है वो पूरा टोटल सैलरी हम फाइनल कॉलम में नहीं दिखाते हैं। सबसे पहले उसमें हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो ये सब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि इनको क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक्सपेंडिचर में जैसे रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, जितने भी ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे। और उसी तरीके से इनकम्स इधर आएंगी। इनकम में जैसे सब्सक्रिप्शन की वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू जब आगे आप एग्जांपल करेंगे तो दो तरीके से निकाली जाती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर या सब्सक्रिप्शन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम एक स्टेटमेंट बनाकर तब भी हम सब्सक्रिप्शन की एक्चुअल वैल्यू उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड निकाल पाते हैं जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें क्या प्लस माइनस होता है वो भी मैं आगे आपको इलस्ट्रेशंस में बताने वाला हूँ। उसके अलावा और बहुत सारी इनकम्स हैं, जैसे एंट्रेंस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, लेगेसी डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रेंट, ये सब हमारा इधर आएगा। बाद में हम बैलेंस करते हैं, अगर मान लीजिए डिफरेंस इधर आया तो एक्सेस, इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेंडिचर एक्सेस है इनकम के ऊपर, तो ये डेफिसिट को इंडिकेट करेगा। और गलती से अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो इसका मतलब ये होगा कि इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो ये सरप्लस को इंडिकेट करता है। तो ये आपने पूरा फॉर्मेट देख लिया। अब एक न्यूमेरिकल भी हम इससे रिलेटेड अभी हैंड टू हैंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर। देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, आपको जो फीस मिली है 3,80,000 मिली है, लेकिन इसमें 80,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है इसके अंदर। तो एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि जिस ईयर का आप बना रहे हैं उसी ईयर की रिसिप्ट और पेमेंट को आप दिखाइए। तो अब हमारा इस करंट ईयर का जो रिसिप्ट है, अगर इस 80,000 को हम इसमें से निकाल दें तो 3 लाख रुपीज है, तो यही हमें दिखाना चाहिए। साथ में ये भी लिखा है कि फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, और करंट ईयर में जो टोटल फीस बनी है उसमें जो अमाउंट मिला वो तो ये है, लेकिन जो नहीं मिला वो 10,000 है। तो एक्चुअल आपने कितनी फीस अर्न की है, तो आपने 3,80,000 में से 80,000 निकाल दो, 3 लाख रुपए तो वो फीस अर्न की है जो आपने रिसीव्ड कर ली, और 10,000 वो है जो कि अनरिसीव्ड है, एक्रूड है। तो कुल मिला के आपकी टोटल फीस होती है 3,10,000। तो इसको आप इनकम की तरफ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, फीस 380 जिसमें आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको हमने यहाँ पे प्लस किया, और प्लस करने के बाद हमने यहाँ पर 80,000 जो प्रीवियस ईयर का था वो माइनस करके 3,10,000 दिखा दिया। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे लिखा है सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। आपने टोटल पेमेंट करा है 28,000 जिसमें 3,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया है। तो करंट ईयर का तो आपने अगर देखो भाई सीधा सीधा तो 25,000 ही पे किया ना। एक्रूअल कहता है कि जो एक्चुअल रनिंग ईयर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है वही दिखाओ, तो उस हिसाब से तो आपको 25,000 दिखाना चाहिए, चाहे वो आपने पेड किया हो या ना किया हो। जो उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड पेमेंट है उसी को दिखाना है एक्सपेंडिचर में। तो आपने दिखाना है करंट ईयर से रिलेटेड 25,000, क्योंकि 28 टोटल किया जिसमें 3,000 पिछले साल का था। लेकिन आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कि इस साल में भी कुछ सैलरी एक्सपेंसेस ऐसा है जो आप सेटल्ड नहीं कर पाए, जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। क्लियर कट लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000। तो इसका मतलब 25,000 ये एक्चुअल यहाँ पे आप सेटल्ड कर चुके हैं करंट ईयर से रिलेटेड, 1,000 ये है जो कि अनसेटल्ड है लेकिन है तो करंट ईयर से ही रिलेटेड, तो ये हो गया 26,000। तो इसको आपने देखो खर्चे की तरफ लिखा दिया, पेमेंट की तरफ, मतलब एक्सपेंडिचर्स की तरफ। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करा, और माइनस जो है वो जो पिछले साल का आपने इसके अंदर पेड किया था उसको हटा दिया, तो करंट ईयर का एक्यूरेट सैलरी पेमेंट आ गया। इसके बाद आपका है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएगा 3,000।
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएगा, मीटिंग एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं एंटरटेनमेंट, टूर्नामेंट, मीटिंग, ये सभी एक्सपेंसेस यहाँ पे एक्सपेंडिचर की तरफ लिखे हुए हैं। आगे एक नया पॉइंट और आएगा आपके सामने कि परचेजेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेजेज ऑफ बुक, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने बुक और पीरियोडिकल्स परचेज किए। पहली बात, बुक्स और पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स का मतलब होता है जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो अगर हम इस तरीके का कोई खर्चा करते हैं जो पीरियोडिकल्स के ऊपर होता है तो ये रेवेन्यू पेमेंट है, तो ये एक्सपेंडिचर की तरफ आएगा। लेकिन वहीं अगर हम बुक्स के ऊपर खर्चा करते हैं तो बुक्स जो है ना, ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि ये असेट्स होता है। बुक्स क्या होती हैं बच्चों? असेट्स होती हैं। ये बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ जाती है बुक्स की वैल्यू। लेकिन पीरियोडिकल्स जो है ये असेट्स नहीं होता, ये कंज्यूमेबल्स होते हैं, मतलब इनकी लाइफ 1-2 दिन 1 महीना होती है, 1 साल से कम होती है मतलब इनकी लाइफ। तो इसलिए इनको हमेशा हम रिसिप्ट रेवेन्यू पेमेंट में दिखा के एक्सपेंडिचर की तरफ दिखाते हैं। तो टोटल जो आपने परचेजिंग की वो है 29,000 में आपने 19,000 बुक्स के ऊपर खर्च किए, परचेजेज ऑफ बुक्स। तो जो एक्चुअल 10,000 है वो पीरियोडिकल्स पे खर्च किए, तो वही 10,000 आपको एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए। तो देखिए 10,000 आपने दिखाया केवल। अब आगे की बात है कि रेंट पेड ये भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, डोनेशन रिसीव्ड, अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन होता तो कैपिटल रिसिप्ट होती, लाइबिलिटी में आता, लेकिन ये जर्नल रिसिप्ट है इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में काउंट होगी। तो 20,000 आपका इनकम की तरफ आ गया। अब हमने क्या किया, इधर का टोटल किया, इधर का भी टोटल किया। अब इधर का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, तो वो दोनों तरफ आ गया, 3,30,000, 3,30,000। और ये सारे एक्सपेंडिचर एक वर्किंग नोट के तौर पर अलग से प्लस करने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे, तो ये बैलेंस निकलेगा आपका। और ये बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड में निकला है तो इसलिए इसको सरप्लस बोलेंगे। इसका मतलब इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर के ऊपर, ओवर एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आज समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम बनाते हैं, इसके मतलब जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। जैसे कि ये इसका जो नेचर है वो नॉमिनल है, एक्रूअल बेसिस पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मेन पॉइंट में रह गया था अभी बता देता हूँ, वो भी ट्रीट की जाती हैं। मतलब इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं या जो आगे इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रीट या एडजस्ट की जाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, इससे प्रीवियस वन वाली भी देखिएगा और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। और मेरे साथ ये कोर्स आप इस साल कंप्लीट करेंगे आने वाले 5 मंथ के अंदर, जिसमें मैं आपको पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ और एनालिसिस, जिसमें कैश फ्लो अकाउंटिंग रेशियोज वगैरह, मतलब ओवरऑल जितनी 5 यूनिट्स हैं आपके 12th क्लास बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, वो सब मैं कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक कर दो और कमेंट्स करके मुझे बता दो कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। थैंक यू बच्चों अगेन।